तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले को लेकर पूरे देश में इतना आक्रोश है कि जनता चाहती है कि इसका बदला लिया जाए और बदला इस कदर लिया जाए कि पाकिस्तान की कई पुश्तें इस हमले को याद रखे कि भारत के अंदर हमला करने का परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही जनता के अंदर एक अलग सा विश्वास भी है कि देश में एक सशक्त मजबूत सरकार बैठी है और वो जरूर इसका इंतकाम लेगी और इस कदर लेगी कि पाकिस्तान की कई कई पुश्तें इस हमले को याद रखेगी। लेकिन दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इस विषय पर नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला कब होगा और कितना बड़ा इसका बदला लिया जाएगा। मेरा आज का वीडियो है देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के कहे गए उस वक्तव्य पर, जो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को कभी युद्ध लड़ना पड़ा तो 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। यानी कि 2 मोर्चे तो सामने हम दिखाई देते हैं, एक साधारण सा आदमी भी उस 2 मोर्चे को तो जानता ही है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान दुश्मन देश है और दूसरी तरफ चाहे सामने ना आता हो लेकिन चीन भी हमारा दोस्त नहीं है। लेकिन ये जो 0.5 मोर्चा है, आधा मोर्चा, यानी कि ये देश के अंदर लड़ना होगा। अब आप कहेंगे कि देश को अंदर लड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में गद्दार यहाँ भी बैठे हुए हैं और ये गद्दार देश को उस दीमक की तरह है जो अंदर ही रहता है लेकिन उसे घुन की तरह खाया जाता है। दीमक को, इन कॉकरोचों को कैसे नष्ट करना है और इनके साथ कैसे युद्ध करना है, कैसे लड़ना है और कैसे अपने देश को, अपने परिवार को, अपनी मातृभूमि को बचाना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीआईजी विक्रम सिंह जी ने बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। दोस्तों, आज का निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन दस्तक नहीं दे रहा है, दुश्मन घर के अंदर भी है। घर के अंदर भी जो बात जनरल विपिन रावत सर ने कुछ वर्ष पहले कही थी, समय आ गया है आप और हम उसको खुल करके जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि इसके पहले कि दीमक घर को खा जाए, दीमकों का इलाज करना जरूरी है। मैं आपके सामने 4-5 ऑब्जर्वेशंस कहता हूं। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले जब 65 का युद्ध हुआ था तो कुछ अवांछनीय तत्वों ने जिस मार्ग से हमारे फौजी जा रहे थे, फौज जा रही थी, उस सड़क को खोद दिया। कानपुर में आपने सुना हुआ, रेलवे ट्रैक के ऊपर गैस के सिलेंडर लगा करके विस्फोट करने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कैंटोनमेंट क्षेत्र में अवांछनीय लोग फोटो लेने की कोशिश करते हैं। उसके ये तो असंतोष का विषय है कि वो तुरंत गिरफ्तार हो गए और उन पर कार्रवाई हो गई। सवाल ये उठता है कि मैं सामने 3-4 डायलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे अंदर पाकिस्तान का दिल भड़क रहा है। हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के झंडे अगर किसी ने जलाए तो मुंबई में उसकी पिटाई हो जाती है। पाकिस्तान के झंडे सड़क पे लगाए जाते हैं तो उसको औरतें जा करके निकाल करके अपने कलेजे से लगाती हैं। ऐसे अगर मित्र मिल जाएं तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है। और अभी जो कसर बाकी थी, हमारे कांग्रेस आई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौरव गगोई साहब, उनकी पत्नी के बारे में उनके संपर्क सूत्र कहां तक हैं, और सारी दुनिया जानती है कि फेक के एनजीओ के साथ इनका मोहतरमा का संबंध है। यह विचारणीय है कि अब तक हमने ये पता लगाया कि उनकी बच्चों की नागरिकता क्या है, कितनी बार वो पाकिस्तान गए हैं, और अगर गए हैं तो इसका लेखा जोखा सरकार से अनुमति ली है या नहीं ली है, और नहीं ली है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। आप याद करें, सर्विस के दौरान आपके पास एक थाने के मुआयने में आप जाते हैं, एक रजिस्टर रहता था बड़ा महत्वपूर्ण, लापता पाक नागरिक। याद होगा आपको, लापता पाक नागरिक वो होता था कि जो भी पाकिस्तान से आया है और भूमिगत हो गया है, उसकी पूछताछ की जाती है। आज की तारीख में जिस भयावह स्थिति में मालूम पड़ा कि 25,000 महिलाएं केवल पंजाब से गई और 5-5 बच्चे लेकर के आई, तो 85 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी पैदाइश का कारण पाकिस्तान है, लेकिन आपकी छाती पे, हमारी छाती पे, देश की छाती पे मुंह डलेंगे। यही क्या कम था कि ऑस्ट्रेलिया जहां पर आप हैं, उसकी पूरी महाद्वीप की जनसंख्या भारत पाल रही है नाजायज बांग्लादेशियों के रूप में। इसके अलावा रोहिंग्या की संख्या जो कभी 15,000 बताई जाती थी, आज पार्लियामेंट में बताया गया कि 40,000 है। आप देख सकते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और मुसीबत यह है कि उन उल्लुओं को लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये उल्लू थोड़े ही हैं, ये मोर हैं, पूजनीय है, वोट बैंक है, क्योंकि ये कमाऊ पूत वो है जो हमें निर्वाचन में, इलेक्शन में जितवाते हैं। इनके ऊपर आके बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और आतंकवादियों का कोई धर्म थोड़ी होता है, उनका धर्म हो ना हो, लेकिन हमारा धर्म है, आपका धर्म है। इनको मिट्टी में मिलाना हमारा धर्म है। इनके और इनके स्त्रोतों को मिट्टी में मिलाना, खोद के गाड़ देना, ये हमारा धर्म है। और अगर इससे कोई असहमत हो तो हमें बता दें।
हम बात करते पहले अपनी डिफेंस के बारे में। युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आपको याद होगा 71 में मुझे मालूम है कि कुछ लोग ड्रैगन लाइट लेके चलते थे, और जब आपका ब्लैकआउट होता था वो जगह जगह ड्रैगन लाइट जला करके छोड़ देते थे। आप अभिप्राय समझ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अभिप्राय समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाई जहाजों का मार्गदर्शन, पाकिस्तान के हवाई जहाजों को, ये बात मैं बता रहा हूं सन 71 के युद्ध की। आज सन 71 से लेकर के आज कितने वर्ष हो गए, हमें और ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, और ये जो कहते हैं कि इनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा आपका क्या धर्म है? मैं फिर कहूंगा हमारा आपका धर्म है कि इनको मिट्टी में मिलाना, और इसके लिए ये भी चिन्हित कर लेना कि ऐसे कौन से तत्व हैं। अब वो तत्वों के बारे में बात कर लें। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। आपको याद होगा आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऑल आइज ऑन रफा के बटुए लेके लोग संसद में घूम रहे थे। सवाल ये उठता है ऑल आइज ऑन रफा के ऊपर तो आपने एक जगह जगह आपने जो मजलिसें, मुशायरे और ताबीज बना बना के बांटे, लेकिन जो 27 हमारे मारे गए थे उनकी चिता की आग अभी बुझी नहीं, विधवाओं और बच्चियों की आंख के आंसू सूखे नहीं, और आप लगे प्रपंच करने और डिफेंस फायर करने। चरमपंथियों की राइफलों में ऑयल और ग्रीस दोबारा लगाने लगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और हमारे कई नेता तो उनके बारे में जिस तरीके से उनकी स्पीचेस और उनकी चीजें उनके वक्त में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के समाचार पत्रों में डिस्कस हो रहे हैं, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या इसका लेखा जोखा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं करना है? आज मेरा परामर्श होगा भारत सरकार को कि ऐसे जितने तत्व हैं जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जितने ऐसे तत्व हैं भाग 2 रजिस्टर का कि हम संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल न करें, आप बिल्कुल न करें। लेकिन एक काम, इतनी कृपा भारत अपने ऊपर कर सकता है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, जो संविधान पे विश्वास नहीं रखता है, जिसके पाकिस्तान से गहरे संबंध हैं, उसके ऊपर कार्रवाई ऐसी करे कि खाओ यहां गुणगान गान पाकिस्तान का। ये होने वाला नहीं है। ये पुलिस फिर यही नहीं पूछेगी आपका परिवार, उसमें कितने पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं, आपके कितने बच्चे पाकिस्तान में ब्याहे हैं, कितने आप पाकिस्तान की लड़के लड़कियां आपके यहां ब्याहे हैं। इन तमाम चीजों की फैमिली ट्री बनेगी। और आपकी एक चीज में और बताऊंगा, जिसको कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सार्स। सार्स क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी करती सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर आपने एक बार कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, या पाकिस्तान का झंडा लहराया, या आपने कह दिया कि हमें संविधान पर विश्वास नहीं है, तो आपकी कैटेगरीज बन जाती हैं, और उन कैटेगरीज के बाद आपकी ग्रेडिंग के बाद पुलिस आपकी छाती पे चढ़ करके आपसे सब निकलवा लेती है। अब आप पूछेंगे कि 0.5 वॉर आप कैसे करेंगे? 0.5 वॉर आप ऐसे करेंगे, लोग ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ केवल सब्जी काटने की छोटी सी छुरी है जिससे हम पेंसिल छील सकते हैं या आलू छील सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आपने स्वयं देखा होगा कि सरकार का काम है लोगों को सशक्त करना, कानून की परिधि में रहते हुए। राइफल क्लब की सदस्यता दिलाएं, दुरुस्त शिस्त के कायदे सिखाएं। शिस्त कहाँ ली जाती? दोनों आंख के बीच में और तीसरे बटन पे। इसी की ट्रेनिंग आपने भी दी है, मैंने भी दी है, जन जन को दी है, बच्चियों को दी है, बच्चों को दी है, महिलाओं को दी है, पुरुषों को दी है, बुजुर्गों को दी है। जिनके पास लाइसेंस उनको राइफल क्लब का मेंबर बना करके 10-10 कारतूस सरकार की तरफ से देख करके रिहर्सल और कारतूस कराएं। और क्या कहते थे आप? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइफल क्लब का जब आयोजन करते थे, हम करते थे एसएसपी, डीआईजी, आईजी के सामने आतताई 50 गज एम, फिर ये नहीं कहते थे कमर के नीचे ना, आतताई है तो आज्ञा चक्र के ऊपर और हृदय प्रदेश में ही निशाना लिया जाएगा, जिससे कि आप वहीं पर आपका निस्तारण हो जाए। राइफल क्लब को सक्रिय करें, सिविल डिफेंस होमगार्ड को सक्रिय करें, और जो चीज जैसे आपने सुना होगा कि जो आपके ताहिर हुसैन ने अपने छतों पर संग्रह किया था, वो तो खैर जलील और अपराधी था। आप तैयार रहें कि जब कभी ऐसी कोई स्थिति आती है, आप करें न करें, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ताहिर हुसैन की तरह नुकीले पत्थर, तेजाब, बालू और मिर्ची की बुकनी और सीरिया की बनाई हुई ऐसी गुलेल जो कि आयरन एंगल का वी होगा और ट्रक के टायर का उसका रबर का वो होगा, और चमड़े की खाल का, एक पूरे भेड़ की चमड़े का खाल का उसका रिसीवर होगा, और मारने के लिए बड़े बड़े गुम्मे और पत्थर होंगे जिनकी मार आपको जान के ताजुब होगा कि 100-200 मीटर तक भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करें, लेकिन आप जान के चलें कि अगर आपको इर्द गिर्द इस तरह की कोई सूचना हो तो पुलिस को दें, खुद कोई कार्रवाई न करें। विक्रम साहब के शब्द आपको कड़वे लग सकते हैं, लेकिन आज का सच यही है। आप माने या ना माने, अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर धंसा के बैठे हैं तो आपको लगेगा कि ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन आज के भारत का सच यही है कि इसे इस आधे मोर्चे का युद्ध लड़ना ही होगा, और भारत का हर व्यक्ति, हर समाज इस युद्ध से भाग नहीं सकता। यही बात मैं पिछले काफी समय से उठाता रहा हूँ, लेकिन मुझ पर नफरत और हिंसा भड़काने का आरोप भी लगता रहता है। हालांकि इन आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जब विक्रम साहब को भी अक्षरशः सेम टू सेम मेरे ही शब्दों में बोलते सुना, तो अब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि जो चिंता मेरी है वो चिंता सिस्टम में बैठे ऊपर तक बड़े बुद्धिजीवी
और बड़े प्रबुद्ध लोगों की भी है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने लाइक और कमेंट के लिए नहीं डाला है। अगर आपको लगता है कि विक्रम साहब ने जो बातें कही है वो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भारत का हर व्यक्ति जो भारत की मिट्टी से प्यार करता है उस तक ये बात पहुंचे, और वो इस युद्ध में कहाँ खड़ा है अपने आप की तैयारी देख ले, और दुश्मन की तैयारी, क्योंकि दुश्मन दिन रात आपको मिटाने की तैयारी कर रहा है। एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को इस ढाई मोर्चे के युद्ध में कहाँ खड़ा पाते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।